गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एक नया यूनिट बैंकिंग सर्विसेज, जो आपका लास्ट यूनिट है ओपीएनबी की सीबीएसई का टर्म 2 का। इसमें हम डिटेल में बैंकिंग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसने हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो आइए बैंकिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बैंक क्या होता है। बैंक ना दो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक हो गया आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा हो गया एडवांसिंग लोन्स। यानी कि जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, ये देखो खुश भी लग रहे हैं ये, ठीक है, इनके पास बहुत सारा पैसा है या जितना भी थोड़ा बहुत पैसा है, उन्होंने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया सेफ कस्टडी में रखने के लिए। घर में तो चोरी भी हो सकता था, ऊपर से बैंक में आपको पता है इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेगा। अब बैंक ने क्या किया, इनका पैसा लेकर कुछ ऐसे लोगों को दे दिया जिनको पैसे की थी ज़रूरत। तो इन लोगों को क्या मिल गया, लोन की तरह ये पैसा मिल गया। बैंक ने उन लोगों से पैसा लेकर इन लोगों को दे दिया। अब आप कहोगे इसमें बैंक का क्या फ़ायदा। बैंक का ये फ़ायदा कि बैंक को ये वाले बंदे जिन्होंने लोन लिया है ये देंगे इंटरेस्ट एट अ हायर रेट, लाइक 13%। और वो वाले बंदे, उनको बैंक कितना दे रहा है, सिर्फ 3%। अब ये जो 13 और 3 है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। और लोन्स में तो टाइप ऑफ लोन पे, कौन से लोन पे कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी वेरी करता है, ठीक है। तो अब बैंक ने क्या किया, इन लोगों से लिया ज़्यादा इंटरेस्ट और इन लोगों को दिया कम इंटरेस्ट। तो बीच में जो प्रॉफिट हो गया वो बैंक को हो गया प्रॉफिट। अब वो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं है, उसमें बैंक अपने कुछ और खर्चे भी निकालता है, अपने स्टाफ को सैलरी भी देता है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफिस एक्सपेंसेस भी निकालता है, ठीक है। और कुछ मार्जिन भी बैंक को, मनी सेफली बैंक में रखना पड़ता है। तो आइए आपकी बुक से इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। बैंक इज अ फाइनेंशियल कंपनी दैट वर्क्स विद द मनी. It helps the public to deposit their money and gives them credit whenever they need it. During lending money, they collect extra money called banking fees, with which they pay interest to savers as well as salaries for their workers. तो यही अब हमने पढ़ा था ना, उस फोटो से भी हमने यही पढ़ा था कि बैंक क्या करता है, लेंड करने के वक्त जब हम लोन देते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है और उससे वो क्या करेगा, उससे वो अपने वर्कर्स को सैलरी भी देगा, ठीक है। सो बैंक्स मेक अ प्रॉफिट बिकॉज दे कलेक्ट मोर इंटरेस्ट देन व्हाट दे विल पे टू द सेवर्स, ठीक है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि बैंक एग्जैक्टली वर्क क्या क्या कैसे करता है, ठीक है। आइए अब हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका इसमें सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स में, जो कि आ गया आपका डिपॉजिट्स। तो आइए इसको भी हम एक बार फोटो से देख लेते हैं। हम्म सो देखो, डिपॉजिट्स का क्या मतलब होता है, आप बैंक में किस तरह के डिपॉजिट रख सकते हो। एक होता है आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट, एक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, एक एफडी बोलते हैं हम, एक आरडी बोलते हैं। एफडी आरडी नाम आपने सुने होंगे और सेविंग अकाउंट नाम आपने सुना होगा। जो आप नॉर्मल बैंक में अकाउंट, आपका अकाउंट होगा, आपके पेरेंट्स का नॉर्मल अकाउंट होगा, उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट बेसिकली नॉर्मल सा अकाउंट है, जो आप अपना नॉर्मल सा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिक सा फॉर्म भर के आपका अकाउंट खुल जाता है। किसी भी बंदे के पास सरप्लस मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करा लेता है, सेफ कस्टडी के लिए करा लेता है। थोड़ा बहुत इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है, बैंक टू बैंक इंटरेस्ट जरूर वेरी करता है। और इसमें आपका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने टर्म के लिए खुलवाया ये अकाउंट। सेविंग खुलाया तो मतलब आपने अपना नॉर्मल सा अकाउंट खुलवा लिया। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का दूसरा नाम है डिमांड डिपॉजिट, याद रखना, बिकॉज ये एमसीक्यू वगैरह अगर आपको एप्लीकेबल है एमसीक्यूज एग्जाम के लिए तो उसमें पूछा जा सकता है। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए ये अकाउंट होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका पता है क्या होता है, उनको एक दिन में इतनी बार पैसा बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, इतनी बार विड्रॉ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती हैं पार्टीज को, उनको बहुत सारे चेक्स आ जाते हैं पार्टीज से, बहुत सारे चेक्स उन्होंने दिए होते हैं पार्टीज को। तो बहुत ज़्यादा बिजी सा अकाउंट होता है उनको, कि बार बार कभी पैसा डाल रहे हैं, कई बार पैसा निकाल रहे हैं। तो इस अकाउंट में बैंक क्या करता है, बहुत ही मिनिमम से रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है
ये एक रनिंग अकाउंट होता है बिजनेसमैन का, ठीक है। और इसमें आप जितनी मर्जी बार एक सिंगल डे में आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ ही आपको इस अकाउंट में बैंक एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। मतलब जितना बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है, 30,000 पड़ा है तो 35 निकाल सकते हो। ओवरड्राफ्ट के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं कि कौन से आपके डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट आपने समझ लिया, जो आपका नॉर्मल सा खाता होता है। और एक हो गया करंट अकाउंट। आइए, एक होता है एफडी, एक होता है आरडी। अब ये क्या चीज़ें हैं? एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, इसका दूसरा नाम टाइम डिपॉजिट, याद रखना है। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, और इसका दूसरा नाम टर्म डिपॉजिट, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। एफडी में क्या होता है, लेट्स सपोज आपने एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सेविंग्स में हमने ऐसा कभी फिक्स्ड वाली बात करी ही नहीं थी, राइट। एफडी में आपने जस्ट सपोज आपने 3 लाख रुपीज़ की एफडी करा ली फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो अब 2 ईयर्स तक बैंक क्या करेगा, आपको एक एफडी की रिसीट दे देगा जिस पे लिखा होगा कि आपने 2 लाख की एफडी कराई है, और बैंक आपको इस पे इंटरेस्ट देगा। और जो इंटरेस्ट बैंक एफडी पे देगा ना, वो आपके सेविंग्स वाले इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि बैंक ने एक फिक्स टाइम, बैंक को पता लग गया कि हाँ इस कस्टमर ने जनरली, हाँ एफडी तोड़वाने के भी ऑप्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस कट के मिल जाते हैं, बट जनरली एक मोटे तौर पे यही माना जाता है कि इस पर्सन ने 2 ईयर्स तक ये मनी बैंक के पास फिक्स करा के रख लिया। अब आप कहोगे फिर आरडी में क्या फ़र्क है? आरडी एफडी की तरह ही है, पर फ़र्क ये है कि एफडी में तो हमने एक ही बार 2 लाख रुपीज़ रख दिया और हम घर पे वेले बैठ गए। लेकिन आरडी में आप हर महीने कोई फिक्स्ड अमाउंट को बैंक के साथ एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए रखते हो। जैसे सपोज आप 2 साल की ही आरडी करा रहे हो, लेकिन आप हर बैंक को हर महीने 10,000 10,000 10,000 हर महीने आपके कटते जाएंगे आरडी में, ठीक है। तो हर महीने बैंक के पास 10,000 डिपॉजिट हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग वर्ड से ही पता लग रहा है, रीअकरिंग, जो दोबारा दोबारा अकर हो रहा है, हम बार बार डिपॉजिट करा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट और आरडी, ठीक है। ये तो हमने ब्रीफली समझ लिया। अब आइए आपकी बुक से भी इसको डिटेल में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारा करंट डिपॉजिट्स। जैसे हमने रीड किया था, इट इज़ अ रनिंग अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन विद मिनिमम नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स इन अ सिंगल डे। और बैंक इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी देता है। मैंने आपको बताया था ना कि करंट अकाउंट में बिजनेसमैन को बहुत सारे पेमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे पेमेंट्स जाते रहते हैं, तो इसलिए उसको जो अकाउंट वो खुलवाता है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। नेक्स्ट आ गया आपका सेविंग्स अकाउंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि किसी भी बंदे को अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करना है फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट। और इसमें आपको एक छोटा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, जैसे मैंने बताया था कि 3 से 4% के बीच में या 2.5 से 3% के बीच में मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको एक पासबुक भी मिलती है। जैसे पासबुक में क्या होता है, एक छोटी सी कॉपी होती है, आपने देखी भी होगी अपने घर में, आपके पास होगी भी, जिसमें क्या होता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, डिपॉजिट कितना हुआ, विड्रॉ कितना हुआ, उसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट्स उसमें ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन रहती है, ठीक है। अब हर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वेरी करता रहता है। एसबीआई का रेट कुछ और होगा, पीएनबी का रेट कुछ और होगा, और कोई आईसीआईसीआई बैंक का और होगा, एचडीएफसी का और होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। ब्रॉडली मोटे तौर पे आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उस बेसिस पे ही डिसाइड होता है, बट थोड़ा थोड़ा बैंक टू बैंक वेरी करता रहता है। नेक्स्ट आ गया आपका एफडी, जिसको हमने कहा था, जिसका दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट। एफडी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये अकाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए रखा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 2 ईयर्स की एफडी कराई थी हमने 3 लाख रुपीज़ की, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इट इज़ मोर देन द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। एंड इसमें इंटरेस्ट आपको मेच्योरिटी पे मिल जाता है, ठीक है। अब एफडी के भी रेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा सेविंग के अलग, बैंक के अलग रेट्स होते हैं, एफडी में भी अलग बैंक्स के अलग रेट्स होते हैं, और साथ ही साथ टाइम के साथ भी रेट चेंज होते हैं। अब कोई पर्सन है, उसने सिर्फ 7 डेज की एफडी कराई, किसी ने 21 डेज की कराई, किसी ने 3 ईयर्स की कराई, किसी ने 5 ईयर्स की कराई। सो जितने ज़्यादा लॉन्ग टाइम की आप एफडी कराओगे, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा,
ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसका हमने क्या डिस्कस किया था कि इसका दूसरा नाम होता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें हम फिक्स्ड टर्म के लिए भी पैसा रखते हैं, प्लस एवरी मंथ स्पेसिफिक अमाउंट भी होती है और फिक्स्ड टर्म भी होता है। जैसे हमने कहा था कि आप 10,000 की आरडी हर महीने कराई जा रहे हो 2 सालों के लिए, ठीक है। अब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एफडी से थोड़ा सा कम होता है। तो अभी तक बच्चों हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में था, उससे थोड़ा सा कम आरडी में था और सबसे कम सेविंग में था, और करंट में तो था ही नहीं। अब आ गया ऑनलाइन बैंकिंग, आपका अगला टॉपिक। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग बोल सकते हैं हम इसको, ई बैंकिंग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे फिजिकली बैंक में जाना और एम्प्लॉयज से बात करके फॉर्म भर के काम करते थे, उसकी जगह आजकल हर बैंक की एक वेबसाइट है। आप पीएनबी की वेबसाइट पे जा सकते हो, एसबीआई की वेबसाइट पे जा सकते हो, एचडीएफसी की वेबसाइट पे जा सकते हो। तो हर बैंक की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप बैंक के जनरली उसी तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो जो कि आप फिजिकली करते थे। हाँ, कुछ फंक्शंस में आपको विजिट करना जरूरी भी होता है, पर काफ़ी फंक्शंस आजकल ऑनलाइन भी होने लग गए हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग। अब व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग? हाँ, एक ये यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बताया मैंने। ऑनलाइन बैंकिंग कैसे आप एक्सेस करोगे कि जब आप उसमें साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे, आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, तो यूज़र नेम एंटर करोगे, पासवर्ड एंटर करोगे, तभी आप उसमें लॉगिन कर पाओगे, राइट। अब आ गया मोबाइल बैंकिंग। अब हर बैंक ने ऑलमोस्ट आजकल क्या किया है कि अपनी ऐप्स बना ली हैं। 24 आवर्स आपकी ऐप चलती है, आप सीधा उस ऐप में जाते हो और आपको किसी को पैसा भेजना है, किसी से पैसा लेना है, जो कुछ भी करना है आप उसमें ऐप के थ्रू कर लेते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग। जैसे एसबीआई की ऐप कौन सी है? योनो। अब पीएनबी की ऐप है पीएनबी वन, ठीक है। तो ऐसे हर बैंक की अपनी अपनी ऐप है, तो आप उस ऐप को यूज़ करते हो और उससे आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल, इसको हम बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग, ये आप ऑनलाइन कर लेते हो। नेक्स्ट आ गया ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। अब जब हम अपने एक अकाउंट से हम किसी दूसरे बंदे को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स आप किसी थर्ड पार्टी को कर सकते हो, सेम बैंक में भी कर सकते हो, डिफरेंट बैंक में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा था, अब हम चेक्स के बारे में जानेंगे। तो इसको भी हम एक बार अपनी उस फोटो के थ्रू देख लेते हैं, इसका मैंने थोड़ा सा बनाया है आपके लिए। सो चेक में ना 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है आपका ड्रॉर, एक होता है आपका ड्रॉई, और एक होता है आपका पेई। ड्रॉर कौन होता है? मेकर ऑफ द चेक। जिस बंदे का बैंक में खाता है, जैसे हम कहते हैं कि सुनीता का बैंक में अकाउंट है, सुनीता ने अपनी चेक बुक उठाई और सुनीता ने रीटा को चेक देना था 110 रुपये का, ठीक है। तो सुनीता कौन हुई यहाँ पे? ड्रॉर। देखो सुनीता ने साइन भी किए हुए हैं चेक पे, ठीक है। अब ड्रॉई कौन होता है? जो बैंक होता है, जिस अकाउंट जिसमें सुनीता का अकाउंट था, जिसमें ड्रॉर का अकाउंट था, उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। तो यहाँ पे एसबीआई है, तो एसबीआई हो गया ड्रॉई। और पेई कौन होता है? जिस बंदे को चेक मिल रहा होता है, जिसको पेमेंट रिसीव हो रही होती है, वो हो जाता है आपका पेई। तो यहाँ पे हमने रीटा को चेक दिया है, तो इसलिए रीटा कौन होगी हमारी? पेई। सुनीता हो गई ड्रॉर, रीटा हो गई पेई, और एसबीआई हो गया ड्रॉई। क्लियर? तो वापस चलते हैं आपकी पीडीएफ की ओर। Check facility. A check is a bill of exchange or an instrument drawn on any bank on demand. In other words, check is a bill of exchange drawn on a specified banker, ordering the banker to pay a certain sum of money to the drawer of check or another person. इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका चेक जिस बंदे ने काटा है, वो बैंक को बोल रहा है कि अब सुनीता जो है वो एसबीआई को बोल रही है कि आप इसमें से मेरे अकाउंट में से इतना मनी रीटा को दे दीजिए, ठीक है। सो मनी इज जनरली विड्रॉन बाय क्लाइंट्स बाय चेक्स। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। कॉमनली 4 टाइप्स ऑफ चेक्स आर यूज्ड: बियरर चेक, ऑर्डर चेक, ओपन चेक, क्रॉस चेक। तो आइए हम पहले इनकी फोटोज ही देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो, ये मैंने गूगल से ही फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हैं। ये है एक बियरर चेक, ये और बड़ा नहीं हो रहा, चलो ऐसे ही देख लो। देखो, ये एक सिंपल सा एचडीएफसी बैंक का किसी ने गूगल पे डाल रखा था, सिंपल सा चेक है। अब इसको हम बियरर चेक क्यों बोल रहे हैं?
क्या आपको इस चेक की लेफ्ट साइड पे कोई लाइंस क्रॉस की हुई दिख रही हैं? जैसे कि आपको इस फोटो में दिखेंगी। ये आ गया, ये देखो, इसे बोलते हैं क्रॉस चेक। तो बियरर चेक में ऐसी कोई लाइंस नहीं है। प्लस बियरर चेक में आपको यहाँ पे राइट साइड पे और बियरर वर्ड लिखा हुआ दिखता है, वैसे ये हर चेक में ही होता है। तो बियरर चेक का मतलब सिंपली यही चेक होता है कि जिसके हाथ में वो चेक आ गया वो बंदा बैंक के पास जाके वो पेमेंट ले लेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, पे अनीता शर्मा और बियरर। तो अनीता शर्मा जा सकती है या फिर जो बियरर जिसके हाथ में भी चेक आ गया वो जाके पैसे निकाल सकता है। दैट इज कॉल्ड बियरर चेक। नेक्स्ट आ गया ऑर्डर चेक। अब आप कहोगे ऑर्डर चेक और बियरर चेक में क्या फ़र्क है, लाइंस तो इसमें भी साइड पे नहीं ड्रॉ की हुई। ऑर्डर चेक में हम क्या करते हैं कि वो बियरर वर्ड को हमने कट कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बियरर वर्ड था उसको हमने कट कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, ऑर्डर चेक। जब हम बियरर वर्ड को कट कर देते हैं तो एक बियरर चेक किस चेक में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्डर चेक में। ठीक है, ये शायद मैंने एक और फोटो डाल दी ऑर्डर चेक की, इसमें भी हाँ बियरर वर्ड को कट किया हुआ है। ओके, अब आ गया क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे साइड पे दो लाइनें खींच दी और आपका बियरर चेक कौन सा चेक बन गया, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक बहुत अच्छा चेक माना जाता है, बहुत बेटर है, सेफ है। क्यों? क्योंकि इसमें अब हमने इस पे किसका नाम लिखा हुआ है, सभ्याची। तो अब जिसका नाम लिखा हुआ है वही पर्सन के अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इससे एक श्योरिटी हो जाती है कि सीधा पैसा अकाउंट में जाएगा। बियरर चेक में क्या प्रॉब्लम थी कि आप कोई भी बंदा पैसा विड्रॉ करके ले जा सकता है कैश में, सीधा बैंक उसको कैश दे देगा। लेकिन जब आपने चेक को क्रॉस कर दिया तो बैंक आपको कैश नहीं देगा, वो आपके बैंक अकाउंट में वो मनी डाल देगा। तो अगर कहीं भी इधर उधर पैसा जाता है, किसी भी अकाउंट में जाता है, तो वो इजीली ट्रेस हो जाता है कि किस पर्सन के अकाउंट में वो मनी गया है। सो दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस चेक। अब एक होता है अकाउंट पे चेक। अब आप कहोगे ये भी तो क्रॉस्ड है। बिल्कुल हाँ, ये भी क्रॉस्ड है, बट इसमें क्रॉसिंग के बीच में हमने एक वर्ड लिख दिया है अकाउंट पे। इससे क्या फर्क है, काफ़ी हद तक आप लगा लो सेम ही है क्रॉस चेक की तरह। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि क्रॉस चेक को आप एंडोर्स कर सकते हो, यानी किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हो, लेकिन अकाउंट पे ही चेक को हम एंडोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, आप मोटे तौर पे, आपकी बुक में भी ज़्यादा इस पे डिटेल नहीं है तो आप इसको यही मान सकते हो, क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। बट द सेफेस्ट चेक कौन सा होता है, अकाउंट पे चेक। तो अब आप कल को जिसको भी चेक काट के दोगे कौन सा चेक दोगे, अकाउंट पे चेक। ठीक है, सो आइए आपके पीडीएफ की तरफ दोबारा बढ़ते हैं ताकि हम एक बार बुक से भी रीड कर लें। ठीक है, बियरर चेक, दिस चेक इज पेबल बाय द ड्रॉई बैंक ओवर द काउंटर टू द बियरर और प्रेजेंटर ऑफ द चेक। किसको दिया जाएगा, जो बंदा चेक लेके आ गया। मैंने आपको बियरर चेक की फोटो दिखाई थी ना, जिसमें और बियरर वर्ड साइड में लिखा हुआ था और उसे हमने कट नहीं किया हुआ था। तो जो पर्सन के हाथ में भी वो चेक आ गया, अगर आपका चेक गिर गया, जो बियरर चेक था वो नीचे गिर गया, जिस पर्सन के हाथ में वो चेक आ गया वो बैंक के पास ले जाएगा और बैंक उसको कैश दे देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ बियरर चेक। नेक्स्ट इज ऑर्डर चेक। व्हेन द वर्ड बियरर ऑन द चेक इज कैंसल्ड इट बिकम्स अ ऑर्डर चेक। मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना जहाँ पे बियरर वर्ड को कट किया हुआ था, तो वो चेक कौन सा चेक बन गया, ऑर्डर चेक। सच अ चेक इज पेड टू द पर्सन स्पेसिफाइड एज द पेई। अब जिस पर्सन का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं, उसी को हम पेमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। द पेई कैन be anyone else to whom the check is endorsed। naturally अब अगर वो चेक अनीता के नाम पे है, अनीता ने आगे वो चेक किसी और को दिया है, तो वो उस पर्सन को भी वो चेक मिल जाएगा, अनीता या अनीता के ऑर्डर पे किसी को भी वो चेक मिल जाएगा। अब आ गया ओपन चेक। ओपन चेक की तो आप कहोगे मैंने फोटो नहीं दिखाई, नहीं मैंने दिखाई है। जो बियरर चेक और ऑर्डर चेक होते हैं वो दोनों ही ओपन चेक हो सकते हैं, जब तक कि आपने चेक को क्रॉस नहीं किया है, दो लाइनें खींच के क्रॉस नहीं किया ना, तो वो चेक ओपन ही है। जैसे ही हमने चेक को क्रॉस कर दिया तो वो ओपन चेक ना होते हुए क्या बन जाता है, क्रॉस चेक। तो आइए पढ़ते हैं ओपन चेक। ओपन चेक इज अ चेक दैट इज नॉट क्रॉस्ड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर and payable at the counter of the drawing bank। An open check may be bearer और ऑर्डर। तो ये जो बियरर और ऑर्डर हमने दोनों पढ़े थे, ये दोनों ही ओपन चेक हो सकते हैं जब तक कि हमने इनको क्रॉस नहीं किया।
आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वाला चेक कौन सा था, क्रॉस चेक। आइए जो ग्रीन में हाईलाइट किया यहीं से पढ़ते हैं। क्रॉस चेक मीन्स ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक एंड राइटिंग द वर्ड्स अकाउंट पेई। The main advantage of this check is that if the check is lost, nobody can get the payment. ठीक है, तो इन्होंने सीधा आपको एक ही बताया कि क्रॉस कर दो और बीच में अकाउंट पे ही लिख दो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि कोई मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती, ये आपका सेफेस्ट चेक रहता है। आगे हम अगली चीज़ पढ़ते हैं डिमांड ड्राफ्ट। अब जैसे चेक में हमने पढ़ा था कि 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉई पे ही सेम आपका डिमांड ड्राफ्ट भी चेक की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि आप एक अमाउंट लिखा होता है। चलो पहले फ़ोटो ही देख लेते हैं डिमांड ड्राफ्ट की, उसकी भी मैंने फ़ोटो डाली है। ये लो, ये आ गया एक डिमांड ड्राफ्ट की, आपको एक फ़ोटो मिल गई। आप बैंक में जाते हो, आप कहते हो मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आपने कभी ना कभी एडमिशन के टाइम पर या फिर कोई ऑनलाइन, जब इतना ज़्यादा ऑनलाइन का टाइम नहीं था तो जनरली लोग काफ़ी चीज़ें डिमांड ड्राफ्ट से ही करते थे। आजकल थोड़ा सा जो ऑनलाइन इवन कोई एग्ज़ाम फॉर्म्स वगैरह भरने थे तो उनकी जो पेमेंट्स होती थी, एडमिशन्स होती थी, तो काफ़ी चीज़ों में डिमांड ड्राफ्ट ज़्यादा यूटिलाइज होता था। अब भी हो रहा है, अब भी काफ़ी जगह हो रहा है, बट पहले और ज़्यादा होता था। सो दिस इज़ अ डिमांड ड्राफ्ट, यू कैन सी, ये चेक के जैसा ही है, थोड़ा फ़र्क है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन डिमांड पे महेंद्र सिंह कितने रुपीज़, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़, और ये एसबीआई का इस तरह से ये डिमांड ड्राफ्ट तैयार हो गया। ठीक है, तो आपने बैंक में जाके डीडी का फॉर्म भरा, बैंक वालों को बोला कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, उन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया, इसको प्रॉपरली साइन किया और इसको आपको स्टैंप लगा लगू के बैंक वालों ने आपको दे दिया। अब इसमें एक डीडी नंबर होता है, यहाँ पर जो ये नंबर हाईलाइट किया हुआ है ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर होता है, इसे बोलते हैं डीडी नंबर। अब आप क्या करोगे, ये डिमांड ड्राफ्ट आपको जिस पर्सन को देना है, आप आगे जाके उस, मतलब ये जिसका नाम लिखा हुआ है एक्चुअली उसी को देना होता है, तो उसका नाम आपने ही लिखवाया था, अब आप उसको दे दोगे। अब वो इस ड्राफ्ट को लेके अपने जिस मर्जी बैंक के पास जाएगा, और ज़रूरी नहीं एसबीआई के पास जाएगा, वो जिस मर्जी में उसका अकाउंट है वहाँ जाएगा, वो ये ड्राफ्ट देगा और फिर उसको बैंक कन्वर्ट करके उसको मनी दे देगा। सो दैट इज़ अ सिस्टम कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपने डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म भरा और इसमें ना छोटा सा एक कमीशन लगता है, डीडी कमीशन बोलते हैं इसको। जो पर्सन बैंक में जाता है कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जो ड्रॉअर होता है, तो बैंक क्या करता है, छोटा सा कमीशन, जैसे जितना ड्राफ्ट की अमाउंट बड़ी होती है उससे कमीशन का अमाउंट चेंज होता रहता है, तो बैंक एक कमीशन आपसे एक्स्ट्रा लेता है। मान लो आपने 30,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो आपका कुछ कमीशन लगेगा, तो आपको बैंक को 30,000 से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना होगा, पर आपका ड्राफ्ट तो 30,000 का ही बनेगा। वो कमीशन बैंक की कॉस्ट के लिए होता है कि बैंक ने आपको प्रिंट करके दिया, इस पर्सन का नाम प्रिंट करके दिया। देखो चेक में तो हम हाथ से किसी का भी नाम लिख देते हैं, हमें एक बार चेक बुक मिल जाती, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे ही वो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, ताकि वो पर्सन जाए और वो डिमांड ड्राफ्ट दिखाए और उसको पेमेंट, उस डिमांड पे पेमेंट तुरंत मिल जाए। सो दैट वॉज अ डिमांड ड्राफ्ट। आइए इसको अब हम आपकी बुक से भी रीड कर लेते हैं। It is a check or a document stating to pay the amount written on this document on demand. जो amount इस document पे लिखी है वो amount demand पे मिल जाएगी. This demand is issued by the bank requesting to pay the specified amount to the person in whose name this demand draft is issued. जिसके नाम पे issued है उसी को person मिल जाएगी। तो ये बड़ा simple method है पेमेंट भेजने का, एक person से दूसरे person पे। अब अगला टॉपिक है ओवरड्राफ्ट। जैसे कि हमने बोला था कि ओवरड्राफ्ट बाद में डिस्कस करेंगे, अब हम करेंगे ओवरड्राफ्ट डिस्कस। तो उसके लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जैसे मान लो आपका बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, स्टेशनरी का है, तो आपको बहुत सारे पार्टीज से पैसा आ रहा है, बहुत सारे पार्टीज को आपको पैसा देना पड़ता है, जो आपके सप्लायर्स होते हैं, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आगे आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो आपको कई बार ऐसे ही उधार पे सामान ले जाते हैं, उन्होंने आपको बाद में पैसा देना होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपने मान लो सेल्स तो आपने 2 करोड़ की कर ली, लेकिन उन कस्टमर्स ने अभी आपको मनी दिया ही नहीं, तो आपके बैंक में अभी पैसे नहीं आए, उन्होंने कहा हम 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, लेकिन उतने में आपके सप्लायर्स जहाँ से आप रॉ मटेरियल सामान लेते हो वो पैसा मांगने लग गए। आपके बैंक में उतना पैसा है नहीं, आपके बैंक में आप कहोगे मैंने बेचा तो था बट पैसा अभी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने 2 करोड़ की सेल्स की हुई है, 2 महीने में तो आ ही जाएगा। अभी आपके बैंक में लेट्स सपोज पुराने जो पैसे पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज आपके बैंक में ना
1,80,00,000 पड़े हुए हैं, तो 20 लाख आपके शॉर्ट थे। तो ऐसे में आप कैसे 2 करोड़ की, अगर आपको 2 करोड़ की पेमेंट करनी है किसी को, तो आप कैसे पेमेंट करोगे? आपके बैंक में तो पैसे शॉर्ट है, तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से पेमेंट कर पाओगे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है जितने आपके बैंक में पैसे हैं आप उससे ज़्यादा पैसे ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, अब कितने ज़्यादा कर सकते हो वो उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं, अपने बैंक से कितने कितने की फैसिलिटी ली है, पर इससे आपकी शॉर्ट टर्म में जो आपकी कैश फ्लो की प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट और लोन्स अगेंस्ट सर्टेन सिक्योरिटी। ये भी ओवरड्राफ्ट की तरह ही होता है, इसको हम सीसी बोलते हैं कैश क्रेडिट को। इसकी ना एक लिमिट होती है, जैसे किसी पर्सन की सेल्स, उसका बिजनेस, उसका मतलब उसके बेसिस पे ये इशू होता है, आपको सीसी लिमिट कितनी है उस बेसिस पे आपको इशू हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको लेट्स सपोज 15 लाख की सीसी लिमिट मिल गई है, तो दैट मीन्स कभी भी आपके बैंक में 15 लाख तक की शॉर्टेज होगी तो वो आप पे कर पाओगे। बट जरूरी नहीं है कि आपने पूरे 15 लाख के ही लेने हैं। मान लो आपको लिमिट तो आपकी 15 लाख है, वो अपर लिमिट है, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। उससे ज़्यादा आपको शॉर्टेज हो रही है तो आपको पहले अपनी सीसी लिमिट बढ़वानी पड़ेगी बैंक से जाके कि मुझे बढ़ा दो, मेरी लिमिट 20 लाख कर दो। ठीक है, तो अगर आपने जो लिमिट आपने बैंक से अप्रूव करवा ली, आप क्या करोगे, आप बैंक, आपको जब भी कोई पेमेंट करनी है अपने अकाउंट से, तो अगर आपके पास पैसे कम भी हैं, आपने मान लो 20 लाख की पेमेंट करनी है, आपके बैंक में 18 लाख हैं, तो जो 2 लाख शॉर्ट पड़ रहे थे आपने उसके आराम से आपने वो उसका चेक काट दिया, आपने 20 लाख का भी चेक काट दिया, तो वो चेक पास हो जाएगा, उसको वो खराब नहीं मानेंगे, उसको डिसऑनर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीसी लिमिट ले रखी थी। सो दिस इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, आइए पढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें आपको बहुत इजीली क्विकली मिल जाता है। ठीक है, और इसमें आपको जो इंटरेस्ट, अच्छी बात यह है कि इस पे जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सिर्फ यूटिलाइज्ड अमाउंट पे होता है। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है यूटिलाइज्ड अमाउंट? देखो, जैसे मैंने कहा था 15 लाख की लिमिट है, ठीक है, लेकिन शॉर्टेज इस समय आपको 2 लाख की ही थी, तो आपने 2 ही लाख उधार लिया ना, तो जितना आपने यूटिलाइज किया उस 15 में से 2 ही यूटिलाइज किया, तो इसलिए आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है तो एक तरह का लोन, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट जितना देना पड़ेगा सिर्फ 2 लाख पे देना पड़ेगा, पूरे 15 पे नहीं देना पड़ेगा। अब आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय लोन ऑन कैश क्रेडिट इज़ वेरी हाई। इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई पे कर जाना पड़ता है। और ये लोन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कितना सीसी किसको मिलेगा, मान लो मैं जाती हूँ, मेरे को, मेरी कंपनी है मान लो कोई, ठीक है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सीसी मिल जाएगा। कंपनी टर्नओवर मतलब कंपनी सेल्स। ठीक है, फिर इट्स फाइनेंशियल स्टेटस, इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, उसका इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक वगैरह आपने कंपनी में रखा होता है, तो जिसका ज़्यादा स्टेटस होगा उसको ज़्यादा सीसी मिलेगा, जिसका कम होगा उसको कम मिलेगा। ठीक है, अब आ गया आपका टॉपिक डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पहले आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है। हाँ, ये रहा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि मान लो ए ने बी को गुड्स बेचे 30,000 के, ठीक है, और बी ने बोला कि मैं पेमेंट 3 महीने के बाद करूंगा, तो ए ने ना एक बिल बना के दे दिया, ये देखो अमाउंट 30,000, इसने डेट और टाइम, डेट और प्लेस लिख दी, और इसने क्या लिख दिया इस पे कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे मिस्टर ए अ सम ऑफ 30,000 फॉर गुड्स रिसीव्ड, कि तू 3 महीने बाद ए को पैसे, मतलब मुझे पैसे दे दियो। अब उसने क्या किया, बी से देखो साइन कर दिए बी ने, बी ड्रॉई हो गया, ए ड्रॉर हो गया। ठीक है, बी ने साइन कर दिए, एक्सेप्टेड भी लिख दिया, और ए ने भी अपने साइन कर दिए क्योंकि ए ने तो बिल बनाया था। अब मान लो ऐसा हो जाए कि ए ने गुड्स तो बेच दिए, उसने बिल भी बनवा लिया, लेकिन पैसे तो आए नहीं उसके पास, 3 महीने बाद आने हैं। अब उसको पड़ गई पैसों की ज़रूरत, तो अब वो क्या करेगा, वो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। तो यही है आपका टॉपिक बिल डिस्काउंटिंग, कि अगर ए को अब पैसे की ज़रूरत है तो ए ये बिल लेकर बैंक के पास जाएगा और बैंक इस बिल को डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट कर देगा मतलब बैंक उसको 30,000 दे देगा, नहीं नहीं 30 पूरे नहीं देगा, बैंक कुछ अपना कमीशन काटेगा और बैंक उसको
30 की जगह थोड़ा बहुत जैसे 28 दे देगा सपोज, जो भी उस बैंक के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसको उतना पैसा, थोड़ा सा पैसा काट के दे देगा। तो अब आप कहोगे बी किसको पेमेंट करेगा? अब बी बैंक को पेमेंट करेगा, क्योंकि 3 महीने बाद बैंक क्या करेगा, बी के पास जाएगा और कहेगा बी पैसे दे मुझे, जो ए को तूने देने थे वो पैसे तू मुझे दे दे। तो अब वो बी बैंक को पैसे दे देगा। तो ए ने जो पैसे तुरंत ही ले लिए डिस्काउंटिंग फैसिलिटी के थ्रू, उसको हमने बोला था बिल डिस्काउंटिंग। आइए अब इसको हम आपकी बुक से भी रीड कर लेते हैं। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, द होल्डर ऑफ द बिल यानी जो ए था कैन गेट इट डिस्काउंटेड बाय द बैंक व्हेन ही और शी इज इन नीड ऑफ मनी। आफ्टर डिडक्टिंग इट्स कमीशन द बैंक पेज द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द बिल टू द होल्डर। अब बिल की अमाउंट 30,000 थी, तो उसमें से कमीशन काट के जो भी वैल्यू बनती है वो वैल्यू वो ए को दे देगा। अब कमर्शियल बैंक चाहे तो ही कैन रीडिस्काउंट द बिल विद सेंट्रल बैंक। अगर बैंक को भी ज़रूरत पड़ गई तो बैंक इस बिल को फर्दर डिस्काउंट करा सकता है सेंट्रल बैंक को, अगर बैंक को ज़रूरत पड़ गई। अब जब बिल मैच्योर होगा तो कौन पैसा करेगा? बी, हमने कहा था ना पैसा देगा। सो यहाँ लिखा है व्हेन द बिल मैच्योर्स द बैंक कैन सिक्योर इट्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टी विच हैड एक्सेप्टेड द बिल। जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, दोबारा मैं दिखाती हूँ, बिल एक्सेप्ट किसने किया था? बी ने। ये देखो एक्सेप्टेड, बी ने एक्सेप्ट किया है, तो जिसने बिल एक्सेप्ट किया उससे बैंक जाके पैसा ले लेगा। हमने अभी डिस्काउंटिंग तक वाला टॉपिक पढ़ लिया। हम ऐसा करते हैं, बाकी के टॉपिक्स जो हैं मनी एट कॉल ऑनवर्ड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।